नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज रविवार है और बजट से ठीक पहले, लगभग 2.5 घंटे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं। खबर बिल्कुल ऑथेंटिक है और उस खबर पर आपको कुछ सोचना ज़रूर चाहिए। आप इसे माने या ना माने, लेकिन आंकड़ों पर हमें भरोसा करना चाहिए। और अगर भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको बताते हुए कमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विचारों के आदान प्रदान से एक जनमत तैयार होता है, जो देश की किसी भी क्षेत्र की स्थिति के बारे में बेहतर विकल्प और राय प्रस्तुत कर सकता है। वह यूँ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे जब बजट प्रस्तुत कर रही होंगी, तो दुनिया के तमाम जोखिमों को देखते हुए जो स्थितियां परिस्थितियां भारत के सामने खड़ी हुई हैं, उस पर उनकी नज़र रहेगी और उसी को दृष्टिकोण में या ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जा रहा है। जब बजट पेश किया जा रहा है भारत में, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है और ईरान को बचाने की एक बड़ी हल्की सी कवायद रूस और चीन कर रहे हैं। लेकिन भारत जिस तरीके से ईरान की मदद कर रहा है, वो भी भारत के आर्थिक और निरपेक्ष विदेश नीति का एक बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जहां मास डिस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर रहा है और गल्फ के उन तमाम देशों को जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर एक हो रहे थे, आज ईरान को यूं ही पिटते और बर्बाद होते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। उस परिस्थिति में भारत की राजधानी दिल्ली में अरब लीग की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसे भारत की धमक, चमक और ताकत और निरपेक्ष सोच तथा एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक तथ्यों के मिलन के बाद पूरी दुनिया को एक साथ आगे ले जाने के लिए एक बड़ी कोशिश के रूप में तो देखा ही जा सकता है। बहरहाल, मैं मुद्दे पर आता हूं और मुद्दा ये है कि भारत की आर्थिक विकास की दर अब इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जो परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम और प्रयास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। वह यूँ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी माफ़ करिएगा, आईएमएफ ने जिस तरीके से एक आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक भारत और चीन पूरी दुनिया के इकोनॉमी में 44% का एक योगदान दे रहे हैं। इकोनॉमी का मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जीडीपी, क्योंकि जीडीपी से ही विकास की स्थिति देखी जाती है। ये मैं भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। भारत और चीन ये दोनों मिलकर के अगर विश्व के जीडीपी को देखा जाए तो उसमें, या आर्थिक गतिविधि को देखा जाए तो 44% का योगदान दे रहे हैं। जो अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत पर इतना कूद रहा है, उसका स्थान चीन भारत के बाद तीसरा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 26.6% का योगदान चीन दे रहा है, तो 17% का योगदान भारत दे रहा है और अमेरिका का योगदान मात्र 9.9% है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, मैं ऐसे कोई आपके सामने आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। सवाल ये है कि जब आईएमएफ ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, जिस पर भी अमेरिका की निगहबानी है और अमेरिका का आईएमएफ को अपने हिसाब से सोचने और तथ्यों को प्रस्तुत करने और लोन बांटने की एक बड़ी छूट है और उसी का एक दृष्टिकोण भी देखता है आईएमएफ। लेकिन वो आईएमएफ अमेरिका का स्थान तीसरा बता रहा है जहां तक वैश्विक जीडीपी अर्थात विश्व आर्थिक विकास की स्थिति के बारे में प्रस्तुत किया गया आंकड़ा कहता है। अब भारत और चीन, जो कि दोनों पड़ोसी हैं और एशिया के प्रमुख बड़े देश और विकास के राह में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि एक तो बिल्कुल अमेरिका को फाइट करते हुए उसे इस कदर चुनौती दे रहा है कि उसके बाजार
को लगभग सीमित कर दिया है, यूरोप के बाजार को लगभग सीमित कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं चीन की। और दूसरा, इस कदर अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। मैं आपका बात कर रहा हूं भारत की, जो आने वाले एक दशक के भीतर अगर अपनी इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा तो फिर अमेरिका की मनमानी तो एशिया में चल ही नहीं सकती। इसलिए एशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ईरान के जरिए ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। बहरहाल ईरान का हम इसलिए नहीं समर्थन कर रहे हैं कि वो हमारा अच्छा मित्र है, वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, हालांकि सिया बहुल देश है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यूं ही तबाह और बर्बाद करने के लिए अगर आगे बढ़ती है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये और बात है कि जिस तरीके से अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान पिछले 2-2.5 दशकों से किसी एक देश के वजूद को, मैं बात कर रहा हूं इजराइल के संदर्भ में, बर्बाद करने की बात करता है, तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे कट्टरपंथियों को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन ईरान को यूं ही अमेरिका घेर करके पीटेगा, मारेगा, तबाह करेगा, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आता हूं मैं मुद्दे पर। 44% का योगदान भारत और चीन का है, लेकिन ये दोनों देश प्रतिद्वंदी हैं और समय समय पर दुश्मन भी बनते हैं। इनके बीच एक वैचारिक सोच का एक गैप दिखता है। एक वामपंथी साये में लाल झंडे के नीचे पूंजीवाद को पुष्पित और पल्लवित कर रहा है, और दूसरा लोकतंत्र की राह के जरिए ही अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। और दोनों अगर एक स्तर तक विश्वास के साथ हाथ आगे बढ़ाएं तो अमेरिका तो बहुत पीछे जा चुका है, और ये सब कुछ प्रमाण में के साथ मैं बता रहा हूं। और अगर अमेरिका का स्थान 9.9% के स्तर पर इस वैश्विक जीडीपी के विकास में तीसरे स्थान पर है, तो आप सोचिए यूरोप के अन्य तमाम देश और एशिया के देश, यहां तक कि जापान, इंडोनेशिया जैसे देशों का भी हाल कुछ बहुत नजदीकियों वाला, जहां तक चीन और भारत के संदर्भ में रफ्तार पकड़ने की है, नहीं है। ये सब बहुत पीछे जा चुके हैं। इसलिए दो ऐसे देश जो वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत अपने आप को एक दूसरे से दूर करते हैं, दोनों विकास की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये बात अमेरिका समझ रहा है क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट आ चुकी है। और इसीलिए अमेरिका के या पूरी दुनिया के सबसे बड़े आदमी, मैं आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, वित्तीय दृष्टिकोण से कह रहा हूं, एलॉन मस्क जो खरबपति हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये बयान दे दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस नज़दीकियों के साथ वो शासन में आए थे, ट्रंप प्रशासन के अधीन अमेरिका की स्थिति को और पूरी दुनिया की स्थिति को मजबूत करने के लिए, बाद में उनका डोनाल्ड ट्रंप से एक तरीके से टकराव हुआ, और आज भी टकराव की एक स्थिति है, ये कहते हुए कि दोनों अपने अपने मतभेदों को दूर करके फिर एक साथ आना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कह दिया है और जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल अंदाज में वो बात करते हैं, शायद एलन मस्क साथ नहीं आ सकते। और फिर एलन मस्क एक व्यापारी हैं, टेस्ला उनकी जो कंपनी है, चीन और भारत के जरिए वो बहुत बड़े बाजार को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों देश एलन मस्क का भी सदुपयोग कर ले रहे हैं, उनकी ताकत का उपयोग कर ले रहे हैं, इसको भी एलन मस्क भांप रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, अर्थात अमेरिका की साम्राज्यवादी, इसे कह सकते हैं न्यो साम्राज्यवादी, नव साम्राज्यवाद जिसको हिंदी में कह सकते हैं, इसकी स्थिति को अब बदलना चाहिए। और बदलेगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप बदलेंगे, अमेरिकी सोच बदलेगी, अमेरिका का डीप स्टेट बदलेगा अगर अपनी सोच, तो शायद वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन होगा, अन्यथा स्थितियां परिस्थितियां यूं ही खराब होती जाएंगी। बहरहाल एलन मस्क का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, और वैश्विक जीडीपी में जिस तरीके का
हस्तक्षेप भारत और चीन ने दिखाया है, इसके बड़े मायने हैं। मतलब और मायने एक बार फिर समझिए, एशिया ही अब शक्ति संतुलन को कायम करने की बड़ी कवायद करेगा। लेकिन एशिया के देशों में जो मतभेद है, अपने अंतिम अस्त्र के रूप में अमेरिका उसी का प्रयोग करके लड़ाना भिड़ाना और घेर करके किसी को तबाह करना, ये सब कुछ उपक्रम अर्थात प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में वो कहां तक सफल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके की कोशिशें एशिया को डिस्टेबलाइज और बर्बाद करने की हो रही हैं, उसके लिए भारत और चीन को अब तो मजबूरी में ही सही नज़दीक आने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए। कुछ कदम आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही दोनों के बीच कुछ ऐसे मतभेद हैं जो दोनों को एक दूसरे पर भरोसा न करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये एक बड़ी विडंबना है। बहरहाल बजट पेश होने जा रहा है, और बजट पेश होने के दौरान निर्मला सीतारमण निश्चित रूप से एक ऐसे बजट को प्रस्तुत करेंगी जिसमें ये संकेत होगा कि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने विकल्प के रूप में इतना बड़ा मार्केट क्रिएट कर लिया है, उसकी खोज कर ली है कि अमेरिका अगर चाहेगा भी तो भारत को बहुत कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए हर सेक्टर्स के संबंध में एक बेहतर विकल्प तलाशने की इस बजट में कोशिश भी होगी। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।